अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है टॉर्क। टॉर्क को आपने लेवल 9th में भी एक्सप्लेन किया था, आज हम इसको फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का गर्दिशी असर। सेकेंड डेफिनेशन भी है फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। इसकी एग्जांपल क्या है, इसमें आप बात करेंगे स्पैनर की। स्पैनर जो है किसी नट को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट, लाइफ में बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर लीनियर फोर्स काम नहीं करती। जैसे ही एक स्क्रू को अगर आप खोलना चाहते हैं, जैसे आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, ये अगर आप स्क्रू को खोलना चाहते हैं स्क्रू ओपनर के साथ, तो इसे पकड़कर राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर करेंगे तो क्या होगा, तो पैरेलल टू स्क्रू या एंटी पैरेलल टू स्क्रू इस पर फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर इसी स्क्रू पर किसी डिस्टेंस पर अदर देन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा किसी फासले पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स क्या करेगी, वो फोर्स इसी स्पैनर में रोटेशन को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। जनरल लाइफ एग्जांपल में एक और एग्जांपल है। बोतल आपने देखी होगी, अगर बोतल कैप स्क्रू कैप है, उसे पकड़कर अगर आप ऊपर की तरफ खींचेंगे या नीचे की तरफ उसको पुश करेंगे तो उसमें ओपनिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। ओपनिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए उसको पकड़कर ट्विस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही आप ट्विस्ट देंगे तो उसमें क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और जो ढक्कन है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपकी जनरल लाइफ में एक और एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील, अगर आप स्टीयरिंग व्हील को क्या करेंगे, अगर आप अंदर की तरफ प्रेस करेंगे या बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो उससे भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। आपको करना क्या होगा, आपको स्टीयरिंग व्हील पर एक टर्निंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये टॉर्क के लिए कंडीशन है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्टीयरिंग व्हील में भी टर्न पैदा होगा। यानी कि स्टीयरिंग व्हील में आप टू फोर्सेस लगाते हैं जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब आगे ये था, इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला है टॉ इक्वल एफ मल्टीप्लाई आर, एफ क्रॉस आर बोल सकते हैं इसको, या एफ क्रॉस एल भी बोल सकते हैं। अब एक्सप्लेन करना है कि एफ क्या है और आर क्या है। स्टूडेंट, जो टार्क है ये डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, फर्स्ट नेम्ड एज फोर्स, सेकंड नेम्ड एज मोमेंट आर्म। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स एज वेल एज मोमेंट आर्म, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है, और फिर आप बताएंगे मोमेंट आर्म क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, कहता है वो डायरेक्शन जिसमें कोई फोर्स एक्ट करती है, वो लाइन जिसमें कोई फोर्स एक्ट करती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज मोमेंट आर्म, ये इस टॉपिक का जो है सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। मोमेंट आर्म क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो चीज़ों के दरमियान, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान यानी कि जिस लाइन पर फोर्स लग रही है उसके दरमियान, और एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी जो है वो रोटेट करे। रिकॉल करिए, सुनिए क्या कहा यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पर कहता है अगर फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल 90 होता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल 90 नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपने फोर्स का वो कंपोनेंट चूज करना है जो परपेंडिकुलर होगा किसके, मोमेंट आर्म के। तो अब कहते हैं कि वो कंपोनेंट कौन सा होगा, क्या वो कंपोनेंट साइन का होगा या कॉस का होगा। तो स्टूडेंट, वो कंपोनेंट साइन का होगा और इसी साइन वाले कंपोनेंट की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब कहते हैं टार्क अगर हम रिजिड बॉडी पर अप्लाई करें तो क्या होगा। व्हाट इज रिजिड बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बाय अप्लाइंग फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। कहते हैं अगर आप फोर्स या फोर्स अप्लाई करेंगे और उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, आप रिजिड बॉडी बोलते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या बिहेवियर है। यहाँ पर कहते हैं रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है और यहाँ पर फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल 90 का नहीं होता। तो वही बात, एंगल 90 का नहीं होता तो हमने टॉर्क तो प्रोड्यूस करना है।
हमें टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स को कंपोनेंट में ड्रा करेंगे और मोमेंट आर्म को भी कंपोनेंट में ड्रा करेंगे। मेरी बात गौर से सुने और अगेन सुने। कहता है रिजिड बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि रिजिड बॉडी ये फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल 90 नहीं है। तो आपका क्या बिहेवियर होगा, आप क्या करेंगे, आपने फोर्स और मोमेंट आर्म को उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में आपने क्या करना है, ड्रा करना है। क्यों? बिकॉज एंगल 90 का नहीं है और आपको वो कंपोनेंट चाहिए जो टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो मोमेंट आर्म वाली लाइन है उसको आपने फर्दर बिल्कुल सीधा ड्रा करना है। ठीक है, और मोमेंट आर्म को जब आप मोमेंट आर्म को यहाँ पर तो आपने क्या किया, फोर्स को आपने कंपोनेंट में ड्रा करने के लिए मोमेंट आर्म वाली लाइन को सीधा ड्रा किया। अगली डायग्राम में हम देखेंगे कि मोमेंट आर्म को कंपोनेंट में ड्रा करने के लिए फोर्स वाली लाइन को हम सीधा ड्रा करेंगे। ये देखें, मोमेंट आर्म को आपने क्या करना है, कंपोनेंट में ड्रा करना है, तो इसके लिए आप फोर्स वाली लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रा करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि आपने फोर्स को कंपोनेंट में ड्रा करना है। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट। एफ एक्स के साथ बनने वाला एंगल एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ वाई के साथ बनने वाला एंगल एफ साइन ऑफ थीटा। जो एफ साइन ऑफ थीटा है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एफ कॉस से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यही बताया कि फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए मोमेंट आर्म वाली लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रा किया। उसके बाद क्या हुआ, फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। आप कहते हैं क्या करेंगे इसमें, हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करने से जो आपको कंपोनेंट मिलेगा वो होगा एफ साइन ऑफ थीटा, और ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये है एफ कॉस ऑफ थीटा। ये तो हमें नहीं चाहिए। ये जो साइन थीटा है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा, ये एफ साइन थीटा है, मोमेंट आर्म के साथ फोर्स का वो कंपोनेंट है जो टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहा है। इससे फार्मूला जो आपको मिलेगा, टॉ इक्वल आर इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। क्या बताया कि आपने फोर्स को रिजॉल्व किया, फोर्स के प्रोजेक्शन ड्रॉ किए, यहाँ से आपने साइन वाले कंपोनेंट को चूज़ किया, इसी साइन वाले कंपोनेंट ने टॉर्क को प्रोड्यूस करना है। तो आपने लिखा फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला था टॉ इक्वल आर क्रॉस एफ। आपने लिखा टॉ इक्वल, फार्मूला यही था ना, टॉ इक्वल आर क्रॉस एफ। आपने क्रॉस को स्किप किया तो यहाँ पर आपके पास आया एफ साइन ऑफ थीटा, वो कंपोनेंट जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मूला बना टॉ इक्वल आर एफ साइन ऑफ थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 है, इसको माइंड में रखिएगा। आप कहते हैं अल्टरनेटिवली अगर आपने मोमेंट आर्म इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर कह रहा है कि वहाँ पर तो आपने फोर्स की कंपोनेंट ड्रा किए, अगर यहाँ आप मोमेंट आर्म की कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो आपका बिहेवियर क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने मोमेंट आर्म को कंपोनेंट में ड्रा करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फोर्स को सीधा ड्रा करना है, और इसमें भी जो बनने वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब कहते हैं मोमेंट आर्म का जो वेक्टर प्रोजेक्शन हम ड्रा करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखें, ये आपको प्रोजेक्शन भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो इससे क्या होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और रोटेशन कौन प्रोड्यूस करे, साइन थीटा। इसके भी दो आपके पास कंपोनेंट आए, एक आर कॉस ऑफ थीटा और एक आर साइन ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा हमें नहीं चाहिए, हम किसको प्रीफर करेंगे, आर साइन ऑफ थीटा, और ये वो कंपोनेंट है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिर वही फार्मूला टॉ इक्वल आर क्रॉस एफ, क्रॉस को स्किप किया। अब हमने क्या किया, हमने आर वाले जो मोमेंट आर्म था आपने उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, तो आपको क्या मिला, साइन थीटा मिला। तो आपने क्या किया, टॉ इक्वल आर साइन थीटा एफ, तो यहाँ लिखा टॉ इक्वल आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक बात समझ आई। आपने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को देखा, बेसिक ओरिजिनल फार्मूला आपके पास था टॉ इक्वल आर क्रॉस एफ। ठीक है, या एफ क्रॉस आर भी कह सकते हैं। तो टॉ इक्वल आर क्रॉस एफ, दोनों सूत्रों में आपको मिला आर एफ साइन ऑफ थीटा, आपने लिख दिया आर एफ साइन ऑफ थीटा। टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो देयरफॉर इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो आपने क्या किया, आर एफ साइन ऑफ थीटा के साथ एन यूनिट वेक्टर लिख दिया। तो आर एफ साइन थीटा क्या है, ये आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है टॉर्क का। ठीक है, जो एन है वो दे रहा है आपको क्या, डायरेक्शन दे रहा है। हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। आपने इसको पीछे जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक था, जो आपने वहाँ पर राइट हैंड रूल पढ़ा था, सेम वही राइट हैंड रूल आप टॉर्क वाले टॉपिक में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, और इसकी डायमेंशन है m l² t - 2।
स्टूडेंट ये डायमेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर नंबर 1 में है। इसको हम इंशाल्लाह इसको भी हम सीखेंगे कि हम डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की अगर ड्रॉ करनी हो तो कैसे ड्रॉ करते हैं। टॉर्क जो है ये क्लॉकवाइज भी होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये किस में यूज़ हो सकता है, ये MCQs में भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब वो कहता है यहाँ पर कि टॉर्क और फोर्स में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल R क्रॉस F और फोर्स का होता है F इक्वल ma। टॉर्क का एक और फार्मूला भी होता है, वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, वो होता है टॉर्क इक्वल I अल्फा। अच्छा, अब कहते हैं जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन, जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जो फोर्स है उसका यूनिट है न्यूटन, जो टॉर्क है उसका यूनिट है न्यूटन मीटर। फोर्स की डायमेंशन है mL/t-2 और टॉर्क की है mL²t-2। इसी से रेलिवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, टॉर्क से रेलिवेंट। आइए पढ़ते हैं वो क्या है जी। ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कैन आ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं क्या कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर सकता है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, जिसको आपने बोल्ड करके लिखना है। क्यों, रीज़न क्या है, क्यों इसका आंसर नो है। कहता है कि अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स लगाएंगे तो क्या बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होगी। इस सवाल का ये कंसेप्ट है जी। नहीं, कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाकर कोई फोर्स लगाएंगे तो इट विल कॉज रोटेशन। अगेन सुने, कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोर्स लगाने से बॉडी में कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। हाँ, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाकर फोर्स लगाते हैं तो इट विल कॉज रोटेशन। अब क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या वो पॉइंट जहाँ पर बॉडी का वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, वहाँ पर फोर्स लगाने से बॉडी में कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसी टॉर्क वाले टॉपिक से रेलिवेंट आपकी जो बुक है उसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, आपने उनको भी लाजमी सॉल्व करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने लाजमी शेयर करनी है। इस टॉपिक को आपने बुक से भी लाजमी रीड करना है। ये जो प्रीवियस जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे 2019 में, ये लॉन्ग क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। ठीक है, तो आपने इस पर फोकस करना है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।